आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। तो देखिए, गॉस के नियम से हम क्या याद करते थे, किसी भी आवेश या पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है, किसी प्रकार से आवेश कहीं पर वितरित है, उसके कारण क्या हम क्या करते थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे गॉस के नियम इस्तेमाल करके, और क्या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा इस्तेमाल करके पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। अब हमको क्या करना है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करना है। कूलाम का नियम क्या है, बल का नियम है, और ये गॉस के नियम से हम निकालते थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, किसके कारण। कूलाम का नियम किस पर लागू होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो इसके लिए हम क्या होता है कि ये मान लिया कि हमने पहले गॉस का नियम इस्तेमाल करते हैं। जैसे धन q आवेश जो है, बिंदु आवेश है, ये यहाँ पर उपस्थित है, और बिंदु P पर हमारा कोई परीक्षण आवेश होगा Q0। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है कि परीक्षण आवेश का मान इतना कम होता है कि इसके परीक्षण आवेश का प्रभाव इस स्रोत पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक धन q आवेश होगा, ये हमारा स्रोत आवेश है, यहाँ पर रखा होगा हमारा बिंदु P पर परीक्षण आवेश। तो पहले इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, किसके नियम से, गॉस का नियम और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दोनों लगाकर यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर कूलाम के नियम के लिए क्या है, बल होता है Q0E, उसका उपयोग करके कूलाम का नियम हम प्राप्त कर लेंगे। तो क्या है, गॉस के नियम से कूलाम का नियम हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस धन q आवेश कारण बिंदु P पर पहले हम वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर जो बिंदु P है, यहाँ पर क्या है, Q0 आवेश रखा हुआ है, लेकिन अभी उसे हम लेकर नहीं चल रहे हैं। अभी हम लेकर चल रहे हैं कि धन q आवेश है जो यहाँ पर केंद्र पर है, और बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, मूल आवेश के सममित होता है, और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है लंबवत बाहर की ओर होता है। और गॉस पृष्ठ पर अगर हम कोई पृष्ठ क्षेत्र पर लेते हैं, यहाँ पर dA अवयव लिया हुआ है, तो ये इसकी दिशा भी बाहर समांतर होती है। तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, फाई इक्वल टू E डॉट A। ई क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो यहाँ पर हमने शून्य क्षेत्र अवयव लिया था, इसलिए कि यहाँ पर हम दिशा इसकी निर्धारित कर सकें। तो यहाँ पर हमने एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाया है, E डॉट A, यानी कि इस संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कैसा है, इसका गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कैसी है, स्मॉल r। तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू E 4πr²। यहाँ पर डॉट हट जाएगा क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होगा, शून्य। तो E डॉट A इक्वल टू EA cos थीटा, cos 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू शून्य है, तो cos थीटा यानी कि cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, सीधा इसके गुणन के बराबर हो जाएगा, फाई इक्वल टू E इंटू 4πr²। ये था अदिश गुणन, और ये सीधा सीधा अपना गुणा है। यहाँ पर सदिश अदिश से कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा इक्वल टू शून्य, तो cos 0 इक्वल टू 1, तो सीधा यहाँ पर गुणा कर दिया है। अब हम लगाते हैं गॉस का नियम। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ, जो हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है, ये कैसा है हमारा बंद पृष्ठ, इसके अंदर उपस्थित आवेश Q0 है, धन Q है, तो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू Q/ε0। ये हमारी गॉस की प्रमेय है। तो ये हमारी एक समीकरण बन रही है, फाई इक्वल टू E इंटू 4πr², और ये दूसरी। तो इन दोनों समीकरणों से ही हम हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं किसी बिंदु पर। तो इससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे यहाँ पर। तो दोनों समीकरण इस्तेमाल किए हैं, ये और ये, इन दोनों समीकरणों से क्या प्राप्त हो रहा है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब ये समीकरण देखिए, ये कोई भी आवेश किसी प्रकार का है, चाहे बिंदु आवेश हो या किसी अचालक पर वितरित हो या चालक पर वितरित हो, यदि गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित है तो उससे हमेशा r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आती है,
ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर बिंदु आवेश है, अगर यहाँ पर कोई आवेशित गोला रखा होता तो भी यही सूत्र निकल के आता है। गोला या चालक हो या फिर गोलीय कोश हो तो उससे भी r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यही निकल के आती है। हर एक सूत्र में जो गॉस के नियम से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं उसमें हर एक में यही निकल के आ रहा है। कब? जब कोई बिंदु P किसी बंद पृष्ठ से बाहर उपस्थित हो, मतलब जैसे यहाँ पर धन Q आवेश है, कैसा है बिंदु आवेश, यहाँ पर गोला लिया होता या कोश लिया होता, उससे बाहर उपस्थित होता तो उसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यही निकल के आती है। तो अभी देखिए ये क्या है, हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई है। अब यहाँ पर हमने कोई आवेश रखा हुआ मान लिया है कि Q0 कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र E में यदि कोई आवेश Q0 रखा होगा तो उस पर एक बल लगता है, ये बात तो हम सबको मालूम ही है। धन आवेश है तो वह क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उस पर बल लगेगा। तो इसके बीच में बल लगेगा। धन Q आवेश का कारण यहाँ पर परीक्षण आवेश बिंदु P पर रखा हुआ है Q0, इस पर लगने वाला बल अगर F है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0E। F इक्वल टू Q0E, क्योंकि Q0E आवेश है वो धन Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। इस कारण इस पर जो बल लगेगा वो होगा F इक्वल टू Q0E। अब ये E की मान हमें यहाँ पर ज्ञात है, E की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, और यहाँ पर ये हमारा परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो E का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, F इक्वल टू Q0 और E की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/r²। ये वैल्यू हमने रख दी है। तो हम देख रहे हैं ये सूत्र कैसा बन गया है, ये सूत्र हमारा बन गया है 1/4πε0 Q0/r²। ये क्या है, कूलॉम का नियम है। तो यही कूलॉम का नियम है। ये चीज़ हम सबसे स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था। तो आप ये देख रहे हैं इतना सब, इसमें क्या करना है, किसी बिंदु पर पहले हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके बाद उसमें उपस्थित कोई आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो हम सीधे कूलॉम के नियम पर आ जाएंगे। ये बिल्कुल सरल डेरिवेशन थी। तो इसे हमने अपनी कॉपी पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसे भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए गॉस के नियम से कूलॉम का नियम। यह माना बिंदु O, जो भी चित्र में हमने दर्शाया था, प्रदर्शित किया था, उसे हम अब अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। बिंदु O जो है धन Q आवेश पर उपस्थित है, यानी कि बिंदु O पर धन Q आवेश उपस्थित है और O से स्मॉल r दूरी पर क्या है हमारा Q0। Q0 कैसा है, परीक्षण आवेश, अर्थात कि इसका प्रभाव इस पर कोई भी नहीं पड़ेगा, जो भी है इसका प्रभाव इसी आवेश पर पड़ेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश का मान क्या होता है, बहुत अल्प होता है। तो इसका अपना वैद्युत क्षेत्र भी होगा तो बहुत कम होगा, जिससे कि यहाँ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो E ही रहेगा, जो कि इसके कारण लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे, यानी कि वो कैसा होगा, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है, बल को ही प्रदर्शित करता है, किसे, F इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r²। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है, इससे होता हुआ हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा और यहाँ पर एक सूक्ष्म अवयव इसलिए लिया जिससे कि हम इसकी दिशा निर्धारित कर सकें। तो यही सब लैंग्वेज में अल्प क्षेत्रफल ले लिया है, सिर्फ दिशा दोनों क्या है, समांतर है। तो थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। तो जो इस अल्प क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, d फाई इक्वल टू E dA, यानी कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सीधा गुणा के बराबर। अब चूँकि वैद्युत फ्लक्स क्या है, चारों दिशाओं से निकल रहा है, सभी दिशाओं से, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा फाई। इसका हम समाकलन कर देंगे। वैद्युत क्षेत्र हमारा हर जगह समान ही है, स्थिर है, तो समाकलन किसका होगा, क्षेत्रफल का। तो ये हमारा इस क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस पृष्ठ का गोलीय पृष्ठ है, तो ये हो जाएगा हमारा 4πr²। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
E इंटू 4πr²। अगले पेज पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए ये निकल के आया E इंटू 4πr²। ये समीकरण 1 हो गई। और गॉस का नियम हम जानते हैं, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और एप्सिलॉन 0 के अनुपात को क्या कहते हैं, वहाँ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ये दूसरी समीकरण हो गई। इन दोनों का मान बराबर कर दिया तो वहाँ पर जो Q0 आवेश जिस बिंदु पर उपस्थित था, धन Q आवेश के कारण वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आ गई है, E = 1/4πε0 Q/r²। अब वैद्युत क्षेत्र E के कारण Q0 पर लगने वाला बल, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है आवेश हमारा Q0, तो इस पर हम जरूर बल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, F = Q0E। E का जब हम ये वाला मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो क्या हमें कूलॉम का नियम प्राप्त हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पर स्टार बनाकर एक नोट लिखा हुआ है कि गॉस का नियम कूलॉम के नियम का परिणाम है। अर्थात कि जो हमने यहाँ पर निगमन किया है वो कैसा किया है कि गॉस के नियम से हमने कूलॉम का नियम निकाला है, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि कूलॉम के नियम से गॉस का नियम उत्पन्न हुआ है, ना कि गॉस के नियम से कूलॉम का नियम। इसलिए ये लाइन यहाँ पर लिख दी गई है। नहीं तो आप समझें कि गॉस के नियम से ही हम कूलॉम का नियम हमने प्राप्त किया है, ऐसा नहीं है। पहले हमने कूलॉम का नियम प्राप्त किया है, क्योंकि ये नियम क्या है, पूर्णतया प्रयोगों पर आधारित है। तो सबसे पहले हमने ये प्राप्त किया है, उसके बाद हम गॉस के नियम और अन्य नियमों को हमने प्राप्त किया है। तो हमारा मेन नियम क्या है, ये वाला। अब देखिए ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं कि आवेश जो वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल लगेगा। धन आवेश है तो उस पर किस प्रकार का बल लगेगा, ऋण आवेश है किस प्रकार का बल लगेगा, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर यहाँ पर Q0 धन आवेश है तो इस पर क्या है, क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और अगर ऋण आवेश होता तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता। तो ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। ये टॉपिक आपका हो गया पूरा। और ये टॉपिक क्या है, इस चैप्टर का सबसे सरल टॉपिक है, इसमें आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो ये टॉपिक पूरा हो गया है आपका।